हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दानिश अंसारी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल यानिस अकेडमी में। दोस्तों, आज की हमारी क्लास मनोविज्ञान की होने वाली है, जो ये क्लास 8 होगी। ठीक, इससे पहले हमने क्लास 7 तक क्लास लिया हुआ है, जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप जाके उसको यानिस अकेडमी के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक मनोविज्ञान का होने वाला है, शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास। और दूसरा इसमें टॉपिक मैंने ऐड किया है, बाल मनोविज्ञान का इतिहास। ये शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास और बाल मनोविज्ञान का इतिहास का टॉपिक आज हम खत्म करने वाले हैं। देखिए, ये हमारी क्लास यूपी टेट, एमपी टेट, एच टेट या रीट, किसी भी टेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है। और बिना देर के हुए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। विषय के रूप में मनोविज्ञान खुद ही ज्यादा पुराना नहीं है, यानी जो मनोविज्ञान है ना, ये विषय के रूप में बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। और शिक्षा मनोविज्ञान का जन्म तो बहुत बाद में हुआ है। शिक्षा मनोविज्ञान का जन्म मनोविज्ञान के बाद में हुआ है, और जो हमारा मनोविज्ञान है वो ज्यादा पुराना नहीं है। ठीक, दूसरी चीज, ज्यादातर विद्वान 1900 ईस्वी से, यानी 1900 ईस्वी से ज्यादातर विद्वान शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत मानते हैं। क्यों? क्योंकि इस वर्ष अमेरिका में मनोविज्ञान के शैक्षिक पक्ष के समर्थन में शिक्षकों का नेशनल एसोसिएशन ऑफ कॉलेज टीचर बनाया गया था। ठीक, यानी 1900 से शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत क्यों मानते हैं? क्योंकि इसी वर्ष जो अमेरिका में मनोविज्ञान के शैक्षिक पक्ष के समर्थन में शिक्षकों का नेशनल एसोसिएशन ऑफ कॉलेज टीचर बनाया गया था। इसी दिन से अमेरिका में ये एक क्रांति होती है। उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत लोग यहीं से 1900 ईस्वी से मानते हैं। ठीक, इसका मैं कलर चेंज कर ले रहा हूं थोड़ा सा। देखिए, इसके आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, लेकिन काफी ज्यादा विचारक शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत 1879 से स्टैनले हॉल से देखते हैं, जिन्हें अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का पहला अध्यक्ष बनाया गया था। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का पहला अध्यक्ष किसे बनाया गया? जब भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो वहां पे आपको स्टैनले हॉल का नाम याद रखना है। ठीक, कुछ विद्वान 1889 से भी स्टैनले हॉल से शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत को देखते हैं। ठीक, देखिए, जो स्टैनले हॉल थे ना, उन्होंने शिक्षा में बालकों पर पड़ने वाले मनोवैज्ञानिक प्रभाव का अध्ययन किया। इसलिए बहुत सारे लोग स्टैनले हॉल को इस शिक्षा मनोविज्ञान का जनक मानते हैं। दूसरी चीज, शिक्षा मनोविज्ञान के इतिहास में सबसे बड़ा योगदान अमेरिकी मनोविज्ञान एडवर्ड ली थॉर्नडाइक का है। जो आपको स्टैनले हॉल या फिर किसी का नाम आपको बताया जा रहा है, उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है, जितना कि आपको फोकस करना है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के। क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक ऑफिशियली किसको माना जाता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हम किसे मानते हैं? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक को मानते हैं। ये अमेरिका के एक निवासी थे। ठीक, इन्होंने एक पुस्तक लिखी, एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखते हैं एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, और इनको यहीं से शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाने लगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। देखिए, यही वजह है कि एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के पुस्तक एजुकेशन साइकोलॉजी की सफलता ने उन्हें शिक्षा मनोविज्ञान का जनक बना दिया। जब एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने एजुकेशन साइकोलॉजी नामक एक पुस्तक लिखी, उसके बाद से लोगों ने शिक्षा मनोविज्ञान के जगत में एक क्रांति आती है इनके किताब लिखने के बाद, और लोग इन्हें ही शिक्षा मनोविज्ञान का जनक मानने लगते हैं इसे। ठीक, इतनी बातें क्लियर हुई होगी। इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। देखिए, वैसे अगर देखा जाए तो शिक्षा मनोविज्ञान की जड़ें मनोविज्ञान से अलग नहीं है। जो हमारा शिक्षा मनोविज्ञान है, वो मनोविज्ञान से अलग नहीं है। हमारा शिक्षा मनोविज्ञान का जो शाखा है, वो मनोविज्ञान का ही एक शाखा है। ठीक, जैसे साइंस में होता है, बायोलॉजी होता है, बॉटनी होता है, वैसे ही मनोविज्ञान एक पूरा मेन जो होता है सब्जेक्ट, वो हमारा मनोविज्ञान है, और इसी का एक शाखा शिक्षा मनोविज्ञान आ जाता है। ठीक, आपको यह चीज ध्यान में रखना है। दूसरी चीज, क्योंकि अगर हम रूसों के प्रकृतिवादी शिक्षा एवं बाल केंद्रित शिक्षा के योगदान को देखें तो हम रूसों को महत्वपूर्ण शिक्षा मनोविज्ञान मान सकते हैं। कुछ लोग प्रकृतिवादी जो होते हैं, वो रूसों को ये शिक्षा मनोविज्ञान के जनक के रूप में देखते हैं। ठीक, क्योंकि इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा मनोविज्ञान में बहुत सारे इन्होंने काम किया है। इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, जो शिक्षा मनोविज्ञान है, इसकी कुछ परिभाषाएं हैं जो आपसे एग्जाम में 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। 1 नंबर में परिभाषा तो जरूर पूछता है। आपको परिभाषा और बुक का नाम ये जरूर आपको याद करना है। तो देखिए, स्टीफन ने क्या कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है।
आपको ये याद करने के लिए स्टीफन से क्रमिक याद करिए, ऐसा ही याद करने का एक तरीका है जो मैंने खुद भी याद किया हुआ है। तो यही एक तरीका है कि आप इसको परिभाषा जो याद कर सकते हैं कि स्टीफन का जब परिभाषा आएगा वहां कहीं पे भी आपको क्रमिक शब्द अगर दिखता है तो वहां पे स्टीफन की परिभाषा हो जाएगी। आपको ये चीज इसमें याद रखना है। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। क्रमिक अध्ययन किसने बोला है? तो वो स्टीफन ने बोला है। ठीक, दूसरी बात आ जाती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो का आपको याद करना है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक के अनुभव का वर्णन एवं व्याख्या करता है। जो शिक्षा मनोविज्ञान है ना, वो जन्म से यानी इंसान की जब जन्म होता है, ठीक, और वृद्धावस्था तक यानी वो उसका जब बुढ़ापा आ जाता है तब तक उसका जो अनुभव होता है उसका वर्णन एवं व्याख्या कौन करता है? तो वो शिक्षा मनोविज्ञान करता है। इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक, यानी क्रो एंड क्रो के याद करने के लिए एक टैग वर्ड यहां से जन्म से वृद्धावस्था तक अगर कहीं पे आता है तो आपको वो क्रो एंड क्रो लगाना है। क्रमिक की जब बात करेगा तो वहां पे स्टीफन लगाना है। आप ऐसे याद कर सकते हैं क्योंकि परिभाषाएं जल्दी किसी को याद नहीं होती है। यही छोटे छोटे वर्ड पकड़ के आप परिभाषाएं याद कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद कॉल्सनिक महोदय आते हैं। ये क्या कहते हैं इनके बारे में देखिए, मनोविज्ञान की उपलब्धियां एवं सिद्धांतों का शिक्षा में प्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान है। यानी इनका टैग वर्ड क्या होगा? कॉल्सनिक का टैग वर्ड आपको याद करना है उपलब्धियां एवं सिद्धांत। उपलब्धि एवं सिद्धांत इनका टैग वर्ड है, यहीं से इसको याद करना है। देखिए, मनोविज्ञान की उपलब्धियों एवं सिद्धांतों का शिक्षा में प्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। ये इनकी परिभाषा हो जाती है कॉल्सनिक महोदय की। आपको परिभाषा जरूर याद करनी है क्योंकि परिभाषाएं आपसे पूछता ही पूछता है। कोई ऐसा टेट का पेपर नहीं हुआ है जिसमें आपसे परिभाषाएं ना पूछी जाए। एक या दो परिभाषाएं जरूर पूछता है, तो आप याद करिएगा, 1 नंबर आपका यहां से फिक्स हो जाएगा। फिर इसके बाद आते हैं ट्रो महोदय। ट्रो महोदय क्या कहते हैं उसको देखेंगे। ट्रो कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन है। ठीक, जो शिक्षा मनोविज्ञान है ये शैक्षिक परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन है। ये किसने कहा है? ये ट्रो महोदय ने कहा है। दूसरी चीज, ट्रेवर्स की भी परिभाषाएं आ जाती हैं। वो यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें छात्र शिक्षण और अध्ययन का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। अब इसको याद करने का मैं एक तरीका आपको बताऊंगा ट्रेवर्स वाला। ट्रेवर्स में क्या है? टी है ना, और टी से होता है 3, यानी 3 वर्ड अगर आते हैं इसमें, छात्र शिक्षण और पाठ्यक्रम या फिर अध्ययन, तो वहां पर ट्रेवर्स की वो क्या हो जाएगी? डेफिनेशन हो जाएगी। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें छात्र शिक्षण एवं अध्ययन, यानी कहीं पे भी अगर छात्र की आएगी, शिक्षण की आएगी और अध्ययन की आएगी, तो अगर ये 3 शब्द मिलेंगे तो 3 से ट्री होता है और 3 से ट्रेवर्स को आप याद कर सकते हैं। ठीक, ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ट्रेवर्स में 3 वर्ड है, टा, वा और सा, तो इससे भी आप 3 याद कर सकते हैं। ये याद करने का एक मैं तरीका बता दे रहा हूं, ये आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको, इसका डेफिनेशन। ठीक, वैसे डेफिनेशन जल्दी याद नहीं होता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें छात्र जो होता है उसके बारे में बताएंगे, शिक्षण यानी उसको कैसे पढ़ाया जाएगा, और उसके अध्ययन के बारे में जो क्रमबद्ध हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको हम शिक्षा मनोविज्ञान में रखते हैं, ऐसा ये ट्रेवर्स मानते हैं। दूसरा चीज, स्किनर जो है, स्किनर महोदय कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव का संपूर्ण व्यवहार आ जाता है। यानी स्किनर जो महोदय है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा है और दोबारा भी पूछ सकता है। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव का संपूर्ण व्यवहार एवं व्यक्तित्व आ जाता है। यह किसने कहा? यह स्किनर ने कहा। स्किनर कहीं पे भी बात होगी तो एक ये व्यवहारवादी थे स्किनर, इसलिए आप इनको याद कर सकते हैं। व्यवहार इनका टैग वर्ड हो जाएगा, व्यवहार से आप इनको इनके डेफिनेशन को आप पकड़ सकते हैं। ठीक, दूसरी चीज इसमें आपका मेन इंपॉर्टेंट क्या है? एक ये ट्रेवर्स का है, एक स्किनर का है। ट्रो का आप याद करिए ना याद करिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसमें से आपको इन क्रो एंड क्रो का और कॉल्सनिक का याद कर लेना है। ठीक, क्योंकि यहीं से आपसे क्वेश्चन बार बार रिपीट करके पूछता रहता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखिए, हमारा जो शिक्षा मनोविज्ञान था यहीं पे खत्म हो जाता है। उसके बाद हमारा अब शुरू होता है बाल मनोविज्ञान। अब बाल मनोविज्ञान होता क्या है आखिर में, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले इसका भी डेफिनेशन, हम डेफिनेशन से ही शुरुआत करते हैं क्योंकि डेफिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको डेफिनेशन याद करना ही करना है। ठीक, देखिए इसमें पहला आ जाएगा क्रो एंड क्रो। पहली परिभाषा है मनोविज्ञान की किसने दी? तो क्रो एंड क्रो के बारे में हम यहां पे जानेंगे कि इन्होंने बाल मनोविज्ञान के बारे में क्या कहा है। इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में कहा था कि जन्म से वृद्धावस्था तक
बात की थी। और इसमें देखिए ये इसमें क्रो एंड क्रो बाल मनोविज्ञान में कहां से कहां तक बात करते हैं, तो ये गर्भावस्था के प्रारंभ से किशोरावस्था तक बात करते हैं। जब शिक्षा मनोविज्ञान की बात करेंगे तो क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं, वो जन्म से वृद्धावस्था तक बात करते हैं। लेकिन जब बात करेंगे बाल मनोविज्ञान की, तो बाल मनोविज्ञान में जो क्रो एंड क्रो है वो क्या कहते हैं कि गर्भावस्था के प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभ तक करता है। किशोरावस्था का उम्र होता है 18 साल, और यानी इसी के शुरुआत से ही, ये इसी के शुरुआत में ही और गर्भावस्था तक, यानी जब बच्चा गर्भ में रहता है तब से और 18 साल तक हो जाता है, इसके बीच में जो अध्ययन करेंगे ना वो हमारा बाल मनोविज्ञान कहलाएगा। ये क्रो एंड क्रो कहते हैं। इनका डेफिनेशन याद करने का एक तरीका है, ऐसे याद कर लीजिए। वैसे इनको पूरा आप याद करिएगा तो ज्यादा सही रहेगा कि बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भावस्था के प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभ तक करता है। ये क्रो एंड क्रो का हो जाएगा, ठीक। उसके बाद इनका दूसरा डेफिनेशन आता है जेम्स ड्रेवर का। अब जेम्स ड्रेवर क्या कहते हैं, देखिए बाल मनोविज्ञान, जो बाल मनोविज्ञान है वह मनोविज्ञान की वह शाखा है जो जन्म से परिपक्वता प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अध्ययन करती है। यानी जो जन्म से रहेगा, जब बच्चे का जन्म होता है उसके बाद जब तक परिपक्व नहीं हो जाता है बच्चा, जब तक बच्चा परिपक्व नहीं हो जाता है तब तक इन दोनों के बीच में जो अंतराल रहेगा, बीच में जितना भी अध्ययन होगा बच्चों के बारे में, वो हमारा बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत आ जाएगा, ऐसा जेम्स ड्रेवर कहते हैं, ठीक। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आज का ये लास्ट जो डेफिनेशन होने वाला है बाल मनोविज्ञान का, और इस टॉपिक का भी डेफिनेशन है जो ये आखिरी है, इसको आप जरूर याद करिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हर लॉक कहीं ना कहीं आपसे पूछी ही जाती हैं, ठीक। देखिए बाल मनोविज्ञान में मुख्यतः बालक की रुचियां, व्यवहार और लक्ष्यों आदि में होने वाले परिवर्तनों पर जोर दिया जाता है जो बालक में एक अवस्था से दूसरी अवस्थाओं में जाने पर दिखाई देता है। आप ये तो इनका डेफिनेशन हो गया। इनका याद करने का टैग वर्ड क्या क्या है, देखिए जो हरलॉक बात करती हैं बाल मनोविज्ञान में मुख्यतः बालक की रुचियां, यानी एक हो गया रुचि, ठीक। दूसरा टैग वर्ड हो गया व्यवहार, व्यवहार और लक्ष्य। तीसरा हमारा हो जाता है इनका टैग वर्ड लक्ष्य। यानी बाल मनोविज्ञान में मुख्यतः बालक की रुचियों, व्यवहार और लक्ष्यों आदि में होने वाली परिवर्तन, सबसे बड़ा इनका टैग वर्ड है परिवर्तन। यानी जो बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन होता है उस पर जोर दिया जाता है और बालक में एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने पर दिखाई पड़ता है। जो रुचि, व्यवहार और ये लक्ष्य होता है, इसमें परिवर्तन कब होता है, जब बच्चा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है। तो इसी को इन्होंने बाल मनोविज्ञान माना है, किसने, हरलॉक ने। वैसे इसको आप डायरेक्ट याद करिए कि बाल मनोविज्ञान में मुख्यतः बालक की रुचियां, व्यवहार और लक्ष्य आदि में होने वाले परिवर्तन पर जोर दिया जाता है जो बालक में एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने पर दिखाई पड़ता है। आपको ऐसे ये याद करना है, इसका टैग वर्ड रुचियां, व्यवहार और लक्ष्य, ऐसे हर एक मनोविज्ञान का, हर एक मनोवैज्ञानिक का आपको टैग वर्ड ढूंढना है, उसी से आपका डेफिनेशन याद होगा। क्योंकि ऐसे लाइन टू लाइन कोई नहीं याद कर सकता है, मैंने भी नहीं याद किया है। मेरा भी जो तरीका था याद करने का, मैंने टैग वर्ड से ही याद किया है, ऐसे आप भी याद करिए, ठीक। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखिए बाल मनोविज्ञान को क्या कहते हैं। यानी जो जन्म से लेके और जो किशोरावस्था तक होती है उसके बीच का जो अंतराल का समय होता है, उसमें बच्चा जो सीखता है वो बाल मनोविज्ञान में आता है। लेकिन भी तो बाल मनोविज्ञान के बारे में हमने जाना कि बाल मनोविज्ञान किसे कहते हैं। अब बात करेंगे बाल मनोविज्ञान का इतिहास। जैसे शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास के बारे में बात किए थे, वैसे हम बाल मनोविज्ञान के इतिहास में बात करने वाले हैं। देखिए बाल मनोविज्ञान के इतिहास में सबसे बड़ा नाम जर्मन मनोवैज्ञानिक जॉन फ्रेडरिक या यानी जॉन फ्रेडरिक है, इनका निक नेम था पेस्टोलॉजी। ये इनका फेमस नाम जो है वो पेस्टोलॉजी ही है का आएगा, जिन्होंने दुनिया में सबसे पहली बार बच्चों के विकास पर वैज्ञानिक अध्ययन किया और उन्होंने अपने ही 3.5 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया। जो स्टैनले हॉल महोदय हैं, स्टैनले हॉल, यानी बाल मनोविज्ञान के इतिहास में जो सबसे पहला नाम आएगा वो किसका आएगा, वो स्टैनले हॉल नहीं, सॉरी, ये पेस्टोलॉजी का नाम आएगा। किसका आएगा, यहां पे पेस्टोलॉजी का नाम आएगा। जब बात हम करेंगे बाल मनोविज्ञान के इतिहास में सबसे पहला योगदान किसने दिया है, तो पेस्टोलॉजी महोदय का नाम आएगा वहां पे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहली बार बच्चों के विकास पर वैज्ञानिक अध्ययन किया। यानी जो बच्चों का विकास होता है ना, बच्चों के विकास पर इन्होंने सबसे पहला वैज्ञानिक अध्ययन किया। और जो वैज्ञानिक अध्ययन इन्होंने किया वो इनका एक बेटा था, इनका एक बेटा था जो 3.5 वर्ष का था, उसी के ऊपर इन्होंने क्या किया, अध्ययन किया। यानी बाल मनोविज्ञान में सबसे पहला नाम किसका आएगा, तो पेस्टोलॉजी का आएगा। इन्होंने सबसे पहली बार वैज्ञानिक अध्ययन किया
बच्चों के विकास पर वैज्ञानिक अध्ययन सबसे पहला किसने किया? तो वो बाल मनोविज्ञान में सबसे पहला जिसका नाम आता है पेस्टोलॉजी का, उन्होंने ही वैज्ञानिक अध्ययन किया बच्चों के विकास पर। और जो ये बच्चों के विकास पर ये अध्ययन किया, कौन सा बच्चा था? तो इनका खुद का 3.5 वर्षीय पुत्र था। इनका खुद का 3.5 वर्षीय पुत्र था। इस पे इन्होंने अध्ययन किया। किसने? पेस्टोलॉजी ने। ये कहानी आप अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपका आता ही रहता है। ठीक, आपका इतिहास पढ़ना बहुत जरूरी है। इसके बारे में बाल मनोविज्ञान को पढ़ने से पहले आपको बाल मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। थोड़ी सी ये बोरिंग क्लास हो सकती है, क्योंकि इसमें इतिहास के बारे में मैं बता रहा हूं, लेकिन अगर आप इसको जाने रहेंगे तो आगे आपको पढ़ने में थोड़ी ना कहीं ना कहीं आपको फायदा जरूर होने वाला है। क्योंकि जब आप किसी चीज का न्यू देखिए, जब न्यू मजबूत रहेगी ना, तो उसमें आगे चढ़ाई करने में और उसको पढ़ने में बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक, देखिए, दूसरा नाम अमेरिकन मनोवैज्ञानिक स्टैनले हॉल का होगा, जिन्होंने अवस्थाओं का गहराई से अध्ययन किया, साथ ही साथ किशोरावस्था एडोलसेंस नामक पुस्तक लिखी और किशोर मनोविज्ञान के जनक बने। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो किशोर मनोविज्ञान है ना, किशोर मनोविज्ञान का जनक कौन है? तो आपसे किशोर मनोविज्ञान का जनक जब पूछा जाएगा तो वहां पे आपको मारना है स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल का नाम आएगा जब बात करेंगे किशोर मनोविज्ञान के जनक। ठीक, इनकी एक पुस्तक थी, किसका? जो स्टैनले हॉल महोदय, इनकी एक पुस्तक थी, इसका नाम था एडोलसेंस। एडोलसेंस नामक पुस्तक थी स्टैनले हॉल की। स्टैनले हॉल कौन थे? वो किशोर मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं और इनकी पुस्तक का नाम है एडोलसेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, आपको ये नोट करिएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है, 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। यूपी टेट की मैं बात करूं तो उसमें स्टैनले हॉल की ये जो है, ये एडोलसेंस नामक पुस्तक आपसे 2 से 3 बार पूछा गया है। ठीक, स्टैनले हॉल कौन थे? देखिए, स्टैनले हॉल अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अवस्थाओं का गहराई से अध्ययन किया। जो बच्चों की अवस्था होती है, शैशवकाल, बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ऐसी जितनी भी अवस्थाएं हैं ना, अवस्थाओं का गहराई से अध्ययन करना सबसे पहले किसने बताया? ये स्टैनले हॉल महोदय ने बताया। और ये अध्ययन करते करते एक पुस्तक लिखते हैं जिसका नाम है एडोलसेंस। यानी अमेरिकन मनोवैज्ञानिक स्टैनले हॉल एडोलसेंस नामक पुस्तक लिखते हैं। यानी स्टैनले हॉल की पुस्तक का नाम एडोलसेंस है। मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूं कि आपको यहां पे याद हो जाए। ठीक, और जब एडोलसेंस नामक पुस्तक लिखी तो उसके बाद इनको किशोर मनोविज्ञान का जनक बना दिया गया। ठीक, किशोर मनोविज्ञान का जनक किसको बना दिया गया? तो स्टैनले हॉल को बना दिया गया। ठीक, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखिए, बाल मनोविज्ञान के इतिहास में रूसो का नाम हमेशा के लिए अमर रहेगा, जिन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एमिल के द्वारा बाल केंद्रित शिक्षा की अवस्थाओं को प्रोत्साहित किया। सबसे मेन इंपॉर्टेंट इस टॉपिक में है, यानी इस लाइन में सबसे मेन चीज क्या है कि रूसो की बात की गई है। रूसो भी बाल मनोविज्ञान से जुड़े हैं। दूसरी चीज इनकी है कि रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? तो उनके पुस्तक का नाम एमिल है। ठीक, एमिल नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो एमिल नामक पुस्तक को लिखने का श्रेय रूसो को जाता है। ठीक, इसके वजह से ये एमिल नामक पुस्तक लिखी और इनको बाल मनोविज्ञान में एक महत्वपूर्ण कड़ी माना जाने लगा। इसके बाद देखिए, दूसरा नाम आता है मारिया मॉन्टेसरी का। इनके भी अध्ययन को हम नहीं भूल सकते हैं, जिन्होंने छोटे बच्चे 3 से 7 साल के लिए इंद्रिय आधारित शिक्षण विधि की शुरुआत की। अब देखिए, यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है। यहां से क्वेश्चन बनेगा कि इंद्रिय आधारित शिक्षण विधि की शुरुआत किसने की? तो इंद्रिय आधारित शिक्षण की शुरुआत करने वाले मारिया मॉन्टेसरी थी। पहला क्वेश्चन ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन आपका यहां से ये आएगा कि जो मारिया मॉन्टेसरी थी, ये इंद्रिय आधारित शिक्षण विधि की जो शुरुआत की, उन्होंने कितने साल के बच्चों के लिए बताया है? तो आपको याद करना है 3 से 7 साल के बच्चों के लिए ये बहुत ही उपयोगी है, इंद्रिय आधारित शिक्षण विधि। इंद्रिय आधारित शिक्षण विधि किसने बताया है? मारिया मॉन्टेसरी ने। कितने साल के बच्चों तक ये बताया है? तो ये 3 से 7 साल के बच्चों के लिए इन्होंने बताया है। ठीक, फिर दूसरी मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि जो मारिया मॉन्टेसरी है ना, इनकी पुस्तक का क्या नाम है? तो इन्होंने 2 पुस्तक लिखी है। एक तो लिखी है द मॉन्टेसरी मेथड। इनकी पुस्तक का नाम आप ऐसे ही याद कर सकते हैं कि देखिए, मॉन्टेसरी इनका नाम में भी आता है और इनकी पुस्तक में भी आएगा, द मॉन्टेसरी मेथड। जो मॉन्टेसरी मेथड रहेगा, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये मारिया मॉन्टेसरी ने लिखा है। दूसरी चीज, द एडवांस मारिया मॉन्टेसरी मेथड का नाम भी जो दिया गया है इस पुस्तक का, इस पुस्तक को लिखने वाली कौन है? तो इस पुस्तक को भी लिखने वाली मारिया मॉन्टेसरी ही है। आप इसको याद रखिएगा कि जो मारिया मॉन्टेसरी है ना, इन्होंने 2 पुस्तक लिखी हैं। कितनी पुस्तक लिखी हैं? 2 पुस्तक।
पहली पुस्तक का नाम है द मॉन्टेसरी मेथड और दूसरी पुस्तक का नाम है द एडवांस मॉन्टेसरी मेथड। ठीक, उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे हमारी सारी वीडियोस आपको मिले। देखिए दूसरा नाम में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है। अब ये किसका नाम आएगा? अब नाम आएगा फ्रॉबेल का। किसका नाम आएगा? फ्रॉबेल का। फ्रॉबेल के बारे में यहां पे जानेंगे। बाल मनोविज्ञान के इतिहास में फ्रॉबेल का नाम भी महत्वपूर्ण है, जिन्होंने बालक के स्वाभाविक विकास का अध्ययन करते हुए पूर्व प्रारंभिक स्तर पर बालियों की शिक्षा के लिए खेल विधि की शुरुआत की। सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो हमारा खेल विधि है ना, जो हमारा खेल विधि है, इसके जनक कौन है? तो इसके जनक हम फ्रॉबेल को मानेंगे। इसके जनक हम फ्रॉबेल को मानेंगे। और फ्रॉबेल ने किसका अध्ययन किया है? तो स्वाभाविक विकास का अध्ययन किया है। यानी फ्रॉबेल का जब नाम आएगा तो वहां पे स्वाभाविक विकास का अध्ययन के बारे में जरूर आपको याद रखना है। दूसरी चीज, जो फ्रॉबेल है वो खेल विधि के जनक है। खेल विधि के जनक कौन है? तो वो फ्रॉबेल है। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, और किंडरगार्टन प्रणाली को जन्म दिया उन्होंने अपनी पुस्तक द पेडागॉजी ऑफ किंडरगार्टन में खेल विधि का जिक्र भी किया है। देखिए जो फ्रॉबेल थे ना, जो हमारे फ्रॉबेल महोदय थे, इन्होंने खेल विधि को जन्म दिया। किसको जन्म दिया? खेल विधि को जन्म दिया। इसके साथ साथ इन्होंने एक और बताया, किंडरगार्टन प्रणाली। किंडरगार्टन प्रणाली को भी इन्होंने ही जन्म दिया। और इसी के साथ जो फ्रॉबेल थे, दो चीज आपको याद, तीन चीज याद रखना है। सबसे पहला कि फ्रॉबेल ने खेल विधि की शुरुआत की। दूसरा चीज, इन्होंने किंडरगार्टन प्रणाली को भी जन्म दिया। किंडरगार्टन प्रणाली को जन्म देने वाले मनोवैज्ञानिक नाम क्या है? तो फ्रॉबेल है। और दूसरी चीज, फ्रॉबेल के पुस्तक का क्या नाम है? तो द पेडागॉजी ऑफ किंडरगार्टन। किंडरगार्टन से आप याद रख सकते हैं कि ये फ्रॉबेल की पुस्तक है, ये इसका टैग वर्ड हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इन्होंने किंडरगार्टन एक प्रणाली दी है और इसी के बेस पे द पेडागॉजी ऑफ किंडरगार्टन नामक पुस्तक भी लिखी है। ठीक, इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। यहां से देखिए जितना हमने पढ़ा है वहां से मेन जो टॉप 3 क्वेश्चन आपको यहां से पूछे जाने वाले हैं वो यहां पे मैं लाया हूं। देखिए जो शिक्षा मनोविज्ञान है ना, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो आपको याद रखना है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। यानी बात जब भी एडवर्ड ली थॉर्नडाइक की आएगी तो आपके जहन में आना चाहिए कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक हमारे एडवर्ड ली थॉर्नडाइक हैं। दूसरा चीज, बाल मनोविज्ञान के जनक किसको माना जाता है? बाल मनोविज्ञान के जनक हम पेस्टोलॉजी को मानते हैं। ठीक, बाल मनोविज्ञान के जनक को पेस्टोलॉजी मानते हैं। और वहीं पे बात अगर किशोर मनोविज्ञान की आ जाएगी, यानी किशोर मनोविज्ञान के जनक की जब बात आएगी तो वहां पे हमारे स्टैनले हॉल हो जाएंगे। ये तीन चीज आपको यहां पे याद रखना है। हो सकता है आपका 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से आपके आने वाले टेट में आपको मिल जाए। ठीक, फिर से मैं रिपीट किए दे रहा हूं, जब बात सिर्फ शिक्षा मनोविज्ञान की आएगी तो वहां पे हम याद करेंगे एडवर्ड ली थॉर्नडाइक साहब को। ठीक, ये अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। उसके बाद इन्होंने एजुकेशन साइकोलॉजी नामक पुस्तक भी लिखी है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने। उसके बाद बात आती है पेस्टोलॉजी की, तो ये बाल मनोविज्ञान के जनक हैं। बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है? पेस्टोलॉजी है। यहां इन दोनों में ज्यादा सब लोग कंफ्यूज होते हैं, बाल मनोविज्ञान और किशोर मनोविज्ञान। तो किशोर मनोविज्ञान की जब भी बात आएगी तो वहां पे स्टैनले हॉल को हम देखेंगे। ठीक, जो स्टैनले हॉल महोदय ये किशोर मनोविज्ञान के जनक हैं और जो बाल मनोविज्ञान के जनक हैं ये हमारे पेस्टोलॉजी साहब हैं। आपको ये चीज इतना है, 3 पॉइंट, ये गोल्डन 10 पॉइंट है। आपको ये चीज आपको यहाँ पे याद ही करना है। इसी के साथ हमारी ये वीडियोस खत्म होती है दोस्तों। अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अपने इस चैनल को बाकी दोस्तों के साथ शेयर करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारे इस चैनल को यानिस एकेडमी को। तो दोस्तों इसी के साथ हम अपनी वीडियोस को खत्म करते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।